हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये देखें, ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है मैच द कॉलम, यानी कि मिलान करना है। आपने 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, उनका आपस में मिलान करना है। तो ये देखें, ऊपर जो दिया हुआ है काले रंग में, ये आपके क्वेश्चन है और नीचे ब्लू कलर में आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दिए हुए हैं कॉलम 1 में देखें, रंध्र, जाइलम, मूलरोम और फ्लोएम है। ठीक है, इन सब को मिलाना है आंसर्स के साथ। तो सीधा हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर में जो लिखा है देखें, रंध्र जिनसे वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है। ठीक है, जाइलम जो एक उत्तक है जिसका काम क्या है, जल का परिवहन करना, मतलब नीचे जड़ें जो हैं वह जल का परिवहन पूरे पौधे में करती हैं, जाइलम जो उत्तक है उसके माध्यम से। फिर है मूल रोम यानी कि मूल, जिसे हम जड़ कहते हैं। उस जड़, जैसे ये आपके पौधे में जड़ है, मेन जड़ ये हो गई, तो इसके साइड में ये जो दूसरी जड़ें निकल रही होती हैं बहुत बारीक होती हैं, इनको मूल रोम कहा जाता है। ठीक है, अब ये मूल रोम जो हैं ये भी जल का अवशोषण का कार्य करती हैं नीचे मिट्टी में से। ठीक है, मिट्टी में से जल का अवशोषण का कार्य मूल रोम भी करती हैं, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो गया, जल का अवशोषण। इसके बाद देखें, फ्लोएम लिखा है। फ्लोएम जो कि पूरे पत्तियां जो खाना बना देती हैं, भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो उस भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य, ठीक है, सभी भागों में पहुंचाने के कार्य जो है भोजन को, वह फ्लोएम उत्तक के माध्यम से होता है। तो इसलिए आंसर हो गया भोजन का परिवहन। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वह रिक्त स्थान है। ठीक, तो अगले जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये सारे रिक्त स्थान हैं यहाँ पर। इनमें जो ब्लू कलर में है ये रिक्त स्थान है, और बाकी का आपका क्वेश्चन है उसमें खाली जगह जो है उस पर आंसर ब्लू कलर से भरा हुआ है। ठीक, तो पहला देखते हैं। पहले में लिखा है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन। तो हृदय से, जो हमारा हृदय है, उससे रक्त जो है सभी अंगों में जो जाता है उनको क्या कहते हैं हम, रक्त वाहिकाएं। क्या कहते हैं बच्चों, रक्त वाहिकाएं। आपने याद रखना है। ठीक है, रक्त वाहिकाएं। इसके बाद अगला जो है, अगले में लिखा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये एक वर्णक होता है जिसके कारण हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में। तो आंसर हो गया लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक, इसके बाद अगला देखें, धमनियाँ और शिराएं। ठीक है, ये दोनों जैसे हमारे हार्ट से जो ब्लड है, मतलब कि हृदय जो है वो हमारा रक्त, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीकृत ब्लड, उसको लेके आते हैं और उसके बाद विभिन्न अंगों को बांट देते हैं, और उस वहाँ से विभिन्न अंगों से जो धमनियाँ हैं वो शिराओं से जो जुड़ी होती हैं बीच में, ठीक है, वह केशिकाएं होती हैं, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, केशिकाएं। तो आंसर यही होगा कि केशिकाओं के जाल से जुड़ी हुई होती हैं धमनियाँ और शिराएं। ठीक, तो इसके बाद अगला देखते हैं, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन। मतलब हमारा हृदय हमेशा धड़कता रहता है। आप हम अपने जो चेस्ट है आपकी, उस पर हाथ रख के भी देख सकते हैं, है ना। तो उसका वो जो विस्तार होता है और संकुचन होता है, वही हमारी नब्ज कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, होता है बच्चों, मूत्र होता है ना। उत्सर्जन तंत्र से जो मुख्य हमारा उत्सर्जन तंत्र वृक्क जो होता है, उससे जो उत्सर्जित उत्पाद जो बनता है, ठीक है, वह क्या है, मूत्र है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो को है आपका अगला खाली स्थान, वो है पसीने में जल और साथ में क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, पसीने में जल और लवण होता है। इसके बाद वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र। जो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि वृक्क मतलब जो हमारा मुख्य उत्सर्जित उत्पाद होता है वह क्या होता है, मूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला जो है आपका, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में
जो का प्रक्रिया होती है जिसके कारण चूषण अभिकर्षण क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का खिंचाव होता है। ठीक है, अभिकर्षण क्या है, ये एक तरह का खिंचाव है जिसके कारण जो उत्तक होता है, कौन सा उत्तक है यहाँ पर, जाइलम उत्तक है। ठीक है, जाइलम उत्तक में मिट्टी में से जल जो है वह अवशोषित हो पाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में मदद कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण जो है खिंचाव यानी कि अभिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पौधे के बिल्कुल ऊंचाई तक भी, लंबे लंबे पौधे आपने देखे हैं, पेड़ देखे हैं, है ना, उनके बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि हर पौधे के सभी भागों को पानी की ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल ऊपर तक जल पहुंचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह मदद करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक आपका सही है, वो आपने ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो अभी हमने पढ़ा है जल का परिवहन किस उत्तक के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया, जाइलम वाला। देखो इसमें पहला ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, दूसरा फ्लोएम, फिर है रंध्र और मूलरोम। तो आंसर क्या हो गया, जाइलम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। मूल क्या है, जड़ है ना, जड़ के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। मूलों द्वारा जल का अवशोषण जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब हम पौधे को कहाँ रख देंगे, पंखे के नीचे। आपने देखा होगा पंखे के नीचे जो होते हैं, मतलब कि कोई आप अगर कपड़े भी अपने गीले कपड़े डालते हैं तो वो सूख जाते हैं। सूखने का मतलब क्या, वो वाष्प बन के वहाँ पर से उनमें से जो पानी है वह उड़ गया, है ना। तो ऐसा ही होता है कि अगर जो जल है वह हमें क्या करवाना है, वहाँ पर अवशोषण करवाना है उसका, तो उसके लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जरूरी है ना। वाष्पोत्सर्जन अभी हमने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि जड़ों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, अभिकर्षण जो है उत्पन्न होता है, जिसके कारण जड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित कर पाती हैं। तो इसीलिए अगर हम पंखे के नीचे पौधों को रख देते हैं तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, और जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा तो मूल यानी जड़ जो हैं जल को अधिक से अधिक अवशोषित करेंगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों देखें, इसमें लिखा है पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो पादप जो हैं या जंतु ही हैं, सभी में परिवहन की ज़रूरत होती है। परिवहन क्या, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जाएगा, जो भोजन है, जल है, खनिज लवण है, यही सब जाएंगे ना। तो इसलिए परिवहन की तो आवश्यकता है ही बिल्कुल, नहीं तो किसी भाग को तो भोजन पानी सब कुछ मिल जाएगा पौधे के और किसी को मिलेगा ही नहीं, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सीधा सा आंसर है कि हम लोगों को या फिर सभी जंतुओं को, सभी पादपों को जल और जो खनिज लवण हैं और साथ में भोजन, उनकी आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ शरीर के एक भाग या अंग से दूसरे भाग अंग तक विशेष ऊतकों द्वारा संवहित किए जाते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर का पोषण होता है। इसलिए पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। यही नहीं, सभी पादपों और जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी जल है या खनिज लवण है या फिर भोजन है, उन सब को एक शरीर के भाग से दूसरे शरीर के अंग तक हमने पहुंचाना होता है ना, ताकि हमारे सारे के सारे अंग जो हैं सुचारू रूप से काम करें। तो उसके लिए परिवहन तो होना ही चाहिए, है ना। और परिवहन जो हमारे जंतुओं में जो मेनली किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है मेनली, मुख्य तौर से, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, पादपों में जो उनके उत्तक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका भोजन जल जो है वो पहुँचा देते हैं। ठीक, तो इसलिए आवश्यक है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पट्टिकाणु होता क्या है। देखिए हमारा जो रक्त होता है उसमें 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। तो एक तो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें RBC कहा जाता है, दूसरा होती हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं
जिन्हें WBC कहते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो वर्ड है बच्चों, आपने कोरोना टाइम पे बहुत सुना होगा, या फिर डेंगू के टाइम पे बहुत सुना होगा। डेंगू में तो मैक्सिमम प्लेटलेट्स जो वर्ड था उसको सभी लोग प्लेट प्लेट कह देते थे, है ना। मतलब जो मतलब जिनको नॉलेज नहीं थी वो सब उसको प्लेट वर्ड बोल देते थे, है ना। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इन्हीं को पट्टिकाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पट्टिकाणु। तो जो पट्टिकाणु हैं वह हमारे रक्त में पाई जाने वाली एक तरह की कणिकाएं हो गई, ठीक। और ये कणिकाएं जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है, जब अगर हमारे कोई चोट लगती है तो उस वक्त खून जैसे आपके बाहर आता होगा शरीर से, है ना। आपकी उंगली में ही मान लो कुछ कट लग जाए, ब्लेड वगैरह जैसे बच्चे ले लेते हैं तो उससे, या चाकू लग जाए, ये मान लो कोई कील भी चुभ गई है, तो जो खून बाहर आ रहा है तो उस खून को रोकने के लिए वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है ना। अगर वो थक्का यानी कि क्लॉट ना जमे तो क्या होगा, खून बहता ही रहेगा। खून बहता रहेगा तो उससे शरीर में खून की कमी हो जाएगी और हम लोग मर भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए वह थक्का जो होता है यानी क्लॉट जो होता है खून का बनना बहुत ज़रूरी होता है, और उस क्लॉट को बनाने का जो कार्य है उसमें मदद करती हैं ये पट्टिकाणु। तो पट्टिकाणु बहुत ज़रूरी हैं हमारे शरीर से रक्त अधिक मात्रा में बाहर ना निकले इसके लिए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर में जो लिखा है देखें, पट्टिकाणु रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार की कणिकाएं हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये कणिकाएं होती हैं, रक्त में पाई जाती हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। ये बिल्कुल सही है कि रक्त का थक्का जमाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जब किसी को चोट लगने पर खून बहता है उस वक्त शरीर में यदि पट्टिकाणु नहीं होगा तो खून बहता रहेगा, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल सही, यही बात है कि अगर पट्टिकाणु ना होगी तो खून बहता रहेगा, है ना। इसके अलावा ये क्या कार्य होता है इनका, ये शरीर की रक्षक होती हैं। जब ये हमारे रक्षा ही कर रही हैं एक तरह से, जब हमारे शरीर का खून अधिक मात्रा में नहीं बहने दे रही तो इसलिए इन्हें शरीर की रक्षक भी कहते हैं। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये रुधिर कणिकाएं उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसके आवश्यकता के मतलब कारण हो गए जिनके लिए पट्टिकाणु होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताएं। तो रंध्र क्या होते हैं बेटा? छिद्र होते हैं, है ना। पत्तियों में अधिकतर पाए जाते हैं। तो पादप के पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक छिद्र जो पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है स्टोमेटा। क्या वर्ड है बच्चों? स्टोमेटा। स्टोमेटा को ही रंध्र कहा जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? जिनसे गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। एक रंध्र जो होता है वो दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है, ठीक। इसके बाद इसके कार्य देख लेते हैं। कार्यों में पहला लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान वाष्प इधर से रंध्रों के द्वारा निकलते हैं, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान इसी तरह से होता है ना, कि ऑक्सीजन जो होती है वो तो ये बाहर छोड़ते हैं पत्तियां और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ये इस तरह से गैसों का आदान प्रदान भी हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा रंध्र। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? बिल्कुल करता है। हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी पिछले क्वेश्चंस में कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके कारण एक खिंचाव बल जिसे अभिकर्षण बल कहा जाता है वह उत्पन्न होता है, ठीक है। ये खिंचाव जो होता है यही पौधों में मूल के माध्यम से जल को ऊपर खींचने में मदद करता है, और जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं उनके ऊपरी भाग तक भी जल इसी प्रक्रिया के द्वारा पहुंच पाता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। हाँ, वाष्पोत्सर्जन पादपों में बहुत उपयोगी कार्य करता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में रक्त के घटकों के नाम बताने हैं। ये अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं पट्टिकाणु में, अब दोबारा आ गया है। तो देखते हैं कि रक्त के निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला है प्लाज्मा, ये एक घटक है
प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में ही यूँ समझें आप कि सस्पेंडेड होते हैं क्या बाकी की कणिकाएँ, है ना। तो रक्त की कणिकाएँ कौन कौन सी हैं? रक्त की कणिकाएँ 3 प्रकार की हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, पट्टिकाणु। लाल रक्त कणिकाएँ जिन्हें RBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, और पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके तीनों कणिकाएँ हो गई। और रक्त में मेन चीज़ क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ दो हैं, और फिर कणिकाओं के प्रकार हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? अब देखो, ये भी हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, कि रक्त में क्या मिला हुआ है? विभिन्न पोषक तत्व मिले हुए हैं, है ना। जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन दीर्घ रोमों के माध्यम से, छोटी आंत में से दीर्घ रोम के माध्यम से अवशोषित होता है। अवशोषित होकर वो कहाँ जाता है? केशिकाओं में जाता है। और केशिकाएं जो होती हैं वो किन से मिली हुई हैं? धमनियों से, और जोड़ रही हैं वो धमनियों और शिराओं को, है ना। तो ये हमारे रक्त में आ गया। ठीक है, तो जो पोषक तत्व हैं वो हमारे रक्त में ही तो हैं। अगर रक्त की ही हमारे शरीर में मान लो रक्त ही नहीं होगा तो शरीर को विभिन्न पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? और जब पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा शरीर कैसे कार्य करेगा? इसके अलावा जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं श्वास करते हुए, श्वसन के प्रक्रिया में जिसका प्रयोग होता है, वह ऑक्सीजन भी हमारे रक्त में ही मिली होती है ना। उसी के माध्यम से जो है श्वसन की प्रक्रिया भी होती है। तो इस तरह से जो रक्त है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो और पढ़ लेते हैं। देखें, मानव शरीर में पचा हुआ भोजन रक्त केशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये रक्त केशिकाएं वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो रक्त केशिकाएं जो है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे रक्त में पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य रक्त के परिवहन, रक्त का परिवहन होगा तभी तो वो एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचेंगे, है ना। रक्त के परिवहन द्वारा पूरा होता है। पोषक तत्वों के अतिरिक्त रक्त ऑक्सीजन, ये दूसरा जो मेन चीज़ है ऑक्सीजन, और पहला था पोषक तत्व, है ना। तो ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों, ये तीसरा है कि अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। इससे ऑक्सीजन सभी अंगों को मिल जाती है और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर निकालने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का कहाँ पहुँचते हैं? रक्त के माध्यम से ही तो वृक्क में पहुँचते हैं, है ना। और वृक्क का कार्य होता है उसको फिल्टर करना। तो इस तरह से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो रक्त लाल रंग का एक वर्णक के कारण दिखाई देता है, और उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। बच्चों, इस नाम को आपने अच्छे से लिखना सीखना है, गलती नहीं करनी है। हीमोग्लोबिन, यहाँ ग जो है वो आधा है, बाकी पूरे पूरे शब्द हैं, और मात्राओं का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर यही लिखा हुआ है कि वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हृदय के क्या कार्य हैं? तो हमारे शरीर में हृदय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको पता चल गया होगा, है ना, जो सारा पाठ हमने पढ़ा है उसके माध्यम से। तो अब देखें इसके कार्य। हृदय जो है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करता है। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो हमें हृदय ही पंप करता है और हमारे सारे अंगों तक पहुंचाता है। शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है उसको ये लेता है और फेफड़ों तक परिवहन करता है। बिल्कुल, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है तो फेफड़े ही तो उस रक्त का जो है ऑक्सीजन वाला करके वापस हृदय में पहुंचाते हैं, और हृदय जो है वहाँ से उसको पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो अब आगे अगला क्वेश्चन जो है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए, शरीर से अगर अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है, कुछ विषाक्त पदार्थ भी होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हानिकारक पदार्थों को तो निकालना बहुत आवश्यक है।
तो वही लिखा है आंसर। देखें, शरीर में सभी कोशिकाएं, ये शब्द कोशिकाएं हैं बच्चों, केशिकाएं और कोशिकाओं में अंतर होता है। ठीक, अपना अपना कार्य करती हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ इन क्रियाओं के कारण निर्मुक्त होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ विषाक्त होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अतः इनका बाहर निकलना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में ही रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वह सही ढंग से कार्य नहीं करेगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इसलिए इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बच्चों दिया हुआ है कि मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों के नामांकित करने, आपने नामों को लिखना है। तो देखें, ये चित्र आपकी बुक से ही लिया गया है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा चित्र बना हुआ है। ये आपके किडनी यानी वृक्क हो गए। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, वृक्क। इसके बाद ये जो है, जो रक्त है, जैसे ये जो अपशिष्ट पदार्थों वाला रक्त है वो किडनी में आएगा, वृक्क में आएगा, वहाँ से वो फिल्टर होके मूत्र वाहिनियों में आएगा। ये क्या है, मूत्र वाहिनी। दोनों ही वृक्कों से जो है रक्त का फिल्टर किया जाता है, रक्त को, और फिर वो मूत्र वाहिनियों में आता है। मूत्र वाहिनियों से जो रक्त है वो यहाँ, ये देखें, ये चित्र मूत्राशय, इसमें इकट्ठा होता रहेगा और जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र रंध्र के माध्यम से बाहर आ जाएगा, मूत्र रंध्र से शरीर से बाहर आ जाएगा। ये क्या है, मूत्र जो है वह हमारे शरीर से इस तरह से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जो वृक्क हैं उनका कार्य क्या हुआ बच्चों, रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जल है उस सब को वहाँ से फिल्टर करना और जो रक्त जो बच गया उसको वापस हमारी रक्त वाहिनियों में भेजना। ठीक, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जल के साथ मिलकर वह किसका रूप ले लेते हैं, मूत्र का रूप ले लेते हैं, और ये मूत्र जो है ये मूत्राशय में इकट्ठा होके मूत्र मार्ग से होता हुआ और मूत्र रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अब जो मूत्र होता है उसकी अगर हम देखें कि उसमें क्या क्या घटक होते हैं तो आप देखेंगे कि 95% उसमें जल होता है। ठीक है, 95% मतलब अधिक मात्रा में उसमें जल ही होता है। इसके अलावा 2.5% जो होता है उसमें यूरिया होता है। ठीक, और इसके बचा हुआ जो 2.5% है वह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से मूत्र जो है यह हमारे शरीर में किडनियों द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि रक्त को फिल्टर करके बनता है। ठीक, तो अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से रक्त में से जो है मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके ये क्वेश्चंस जो हैं इतने ही थे, ये पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों को ज़रूरत है सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।